हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौरी की शादी रघु से होती है, जो एक ट्रक चलाकर लोगों का सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट करता और पैसे कमाता। उसकी और गौरी की छोटी बेटी भी होती है, जिसका नाम विद्या होता है। घर पर जेठ सुरेंद्र, जेठानी काव्या, उनका बेटा नक्श और ससुर जी शंकर। गौरी की सास नहीं थी, उसकी कुछ सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ये लो गौरी, ये मैंने तुम्हारे मनपसंद पनीर के पकौड़े लाए हैं। शिव मंदिर के सामने वाली गली से हनुमान चौक, याद है ना? कि भूल गई सब कुछ? जी याद है, सब कुछ याद है मुझे। उसी गली में तो हम दोनों एक दूसरे को पहली बार मिले थे ना। रघु और गौरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत रघु को गौरी और सबसे दूर कर देती है। एक दिन जब रघु गांव के पहाड़ी रास्ते से रात में घर लौट रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद गौरी विधवा बन जाती है। रघु जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते रघु जी। लौट आइए ना रघु जी। गौरी की तो मानो एक पल में ही दुनिया उजड़ जाती है। वो रघु की ट्रक को सही सलामत रूप से संभाल कर रख देती है। रघु के जाने के बाद जेठ, जेठानी, सुरेंद्र और काव्या गौरी संग बुरी तरह पेश आने लगते हैं। अरे ओ विधवा, सुहाग तो छोड़कर जा चुका है और मैडम को शादी के फंक्शन में जाना है। चुपचाप मेरे पैरों की मालिश कर और अपनी बेटी से कह बर्तन धोने को। लेकिन जेठानी जी वो। अरे काव्या ने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या गौरी? अपनी छुटकी से कहो कि पढ़ाई छोड़कर बर्तन घिसे और काव्या की मालिश होने के बाद हमारे कमरे में गर्मा गर्म अदरक मसाले वाली चाय ले आना। जी भाई साहब। जेठानी जी वो आपके पैरों की मालिश के बाद मैं फटाफट सारे बर्तन धो दूंगी। विद्या अपनी पढ़ाई कर रही है ना, तो उसे पढ़ने दीजिए ना। नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ना चाहते हुए भी बेचारी गौरी को अपनी बेटी विद्या को पढ़ाई करते हुए रोकना पड़ता है और उससे बर्तन धोने भेजना पड़ता है। इसी तरह काव्या और सुरेंद्र दोनों ही गौरी और विद्या पर बहुत अत्याचार किया करते। किसी दिन उन्होंने काम नहीं किया तो वो उन्हें भूखा प्यासा रखते। एक दिन सुरेंद्र और काव्या दोनों ही गौरी से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करने के लिए कहते हैं। इन कागजात पर अपने दस्तखत कर दो। अपने नाम की सारी जायदाद हमारे नाम कर दो। वैसे भी तुम तो अब विधवा बन चुकी हो। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहा भी कौन है सिवाय तुम्हारी बेटी के। तभी ससुर जी शंकर कहते हैं। लेकिन काव्या बहू, गौरी बहू के नाम ही रहने दो ना इसकी जायदाद का हिस्सा। सुरेंद्र बेटा, गौरी अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी बेटी विद्या भी तो है और उन दोनों को इस जायदाद पर पूरा हक है। हाँ जेठानी जी। भाई साहब, विद्या की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे लगेंगे आगे जाकर, इसीलिए मैंने। अरे चुप करो। विद्या की पढ़ाई कौन से झंडे गाड़ने वाली है, पता नहीं तुम्हारी विद्या आई बड़ी। चलो अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी से प्रॉपर्टी के कागजात पर अपनी दस्तखत करो, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। ये मेरा और मेरी बेटी का हक है और हम हमारा हक अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। गौरी की ये बात सुनकर सुरेंद्र और काव्या गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वहीं शंकर को अच्छा लगता है कि आखिर गौरी ने अपने और अपनी बेटी के लिए ये फैसला लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हमें नहीं बोलने की? हमारी ही थाली में खाओगी और उसी में छेद करोगी? भाई साहब, शायद आप भूल रहे हैं, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, कोई नौकर चाकर या पराई नहीं। इसीलिए आप ऐसी बातें ना ही करिए तो अच्छा है। गौरी की ये बातें सुनकर सुरेंद्र को बर्दाश्त नहीं होता और वो गौरी और उसकी बेटी विद्या को घर से बाहर निकाल देता है। भाई साहब, दरवाजा खोलिए। आप ये सही नहीं कर रहे हैं भाई साहब। जेठानी जी, पापा जी। अरे सुरेंद्र बेटा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? कहाँ जाएगी वो बेचारी अपनी बेटी को लेकर? अरे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन दोनों माँ बेटी को अब एक पल के लिए भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। और पापा जी, अगर आपको अपनी छोटी बहू की इतनी ही पड़ी है ना, तो आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और चले जाइए उसके साथ।
गौरी घंटों तक दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सुरेंद्र दरवाजा नहीं खोलता और ना ही शंकर को खोलने देता है। गौरी बेचारी मोहल्ले में ही सड़क पर अपनी विद्या के साथ सोती है। तभी पड़ोसी अभिनव उन्हें देख लेता है और वो उनसे कहता है, गौरी जी, आप यहाँ? अभिनव जी, आप यहाँ कैसे? मैंने सुना था कि आप अमेरिका में हो। जी, लेकिन अभी मैं अमेरिका से लौट आया हूँ। देखिए, आप यूं इस तरह इतनी रात गए ऐसे सड़क पर मत सोइए। चलिए चलिए मेरे साथ, मेरे घर पर चलिए प्लीज। लेकिन अभिनव जी। गौरी जी, मैंने कह दिया ना, शराबी, गुंडे, चोर, लोफर, लफंगे, न जाने कितने सारे खतरे हैं बाहर, और आपको इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर सोना इस बेचारी को लेकर? नहीं नहीं। अभिनव गौरी और विद्या को अपने घर ले जाता है। दरअसल अभिनव गौरी का पड़ोसी होता है, जिसके परिवार वाले गौरी के ससुराल वालों का दुश्मन होते हैं। अभिनव के माता पिता की मृत्यु के बाद वो अमेरिका जा चुका था, लेकिन अभी वो इंडिया में स्थित अपने कारोबार को संभालने वापस आ गया था। गौरी अब अभिनव के साथ ही रहने लगती है और वो रोजाना उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती। वाह 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 गौरी जी, क्या खाना बनाती हो आप! माँ की याद आ जाती है हर एक निवाले को खाते ही। थैंक यू सो मच। विद्या बेटा, तुम्हारे लिए मैं कपकेक लाया हूँ, डिनर के बाद खा लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू अंकल। धन्यवाद अभिनव जी, आप हम दोनों को संभाल रहे हो। और ओफो गौरी जी, आप फिर से शुरू हो गई अपने धन्यवाद की स्क्रिप्ट का लंबा डायलॉग बोलते हुए। मैंने आपसे कितनी बार कहूं कि इट्स ओके, मुझे आपके धन्यवाद नहीं चाहिए। अभिनव और गौरी की दोस्ती कब प्यार में पनपने लगती है, इसका तो उन्हें भी अंदाजा नहीं रहता। दोनों की नजदीकियों को देख मोहल्ले में बातें बनने लगती हैं और इन सब से काव्या और सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। उस बेशरम गौरी ने तो हमारी नाक काट कर रख दी है। एक विधवा होकर उस आदमी के साथ रह रही है। छी! वो आदमी हमारा दुश्मन है और मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। अगले दिन सुरेंद्र अपने आदमियों के साथ आकर अभिनव को खूब मारता है और चला जाता है। अभिनव की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो कोमा में चला जाता है। जी हाँ गौरी जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अभिनव जी कोमा में जा चुके हैं। उन्हें इतना ज्यादा मुक्का मार लगा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। बस अभिनव जी को बचा लीजिए। गौरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो इस मुश्किल घड़ी में पैसे कहाँ से लाए। इसीलिए वो अपने स्वर्गवासी पति रघु की ट्रक को बाहर निकालती है और उसमें खाना रखकर बेचने लगती है। ढाबा खोलूं, उतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, इसीलिए अब मेरा ट्रक ढाबा ही है जो मेरा आसरा है, जिससे मैं पैसे कमाकर अभिनव जी का इलाज कर सकती हूँ। गौरी ट्रक ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाती है। अरे वाह वाह गौरी जी, आपकी इस हिम्मत को और इस जज्बे को देखकर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। खाना भी बेहद लाजवाब बना है भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। गौरी ट्रक ढाबे से पैसे कमाकर अभिनव का इलाज करती है और घर की सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस को सौंपकर वो सुरेंद्र और उसके आदमियों को गिरफ्तार करवाती है। अंत में अभिनव और गौरी दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और शादी भी कर लेते हैं। चंद्रपुर कहकर एक गांव में ब्रिजेश नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी वृंदा और छोटे बेटे टप्पू के साथ रहा करता था। ब्रिजेश एक गरीब मजदूर था और वो कड़ी मेहनत करके दिन रात खून पसीना एक कर देता और पैसे कमाकर अपनी बीवी बेटे का पेट पालता। वहीं उस गांव में उसका बड़ा भाई रतनलाल भी रहता था, जो बहुत अमीर और घमंडी होता है, और उसकी बीवी का नाम दामिनी और छोटी बेटी का नाम तारा होता है। तारा बिटिया, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पूरे 3 लाख के पटाखे लाए हैं। इस साल की दिवाली एकदम खास होगी। देखना बेटा। धन्यवाद पापा, मैं इन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली की रात को जलाऊंगी। ओ, बेटी का उपहार तो लाए, लेकिन बीवी का वो कहाँ है? मेरा डायमंड का नेकलेस सेट कहाँ है? आप तो बड़े वादे करके गए थे। अरे मेरी प्यारी धर्मपत्नी साहिबा, ये लो तुम्हारा डायमंड सेट। खुश?
बहुत बहुत खुश हूँ मैं। अब जाकर सही मायनों में मेरी दिवाली पूरी होगी, जब मैं इतने सुंदर सुंदर कपड़े और अब ये डायमंड सेट पहनकर सारी औरतों के सामने जाऊंगी। सबकी सब जल जल कर राख हो जाएंगी, देखना आप। तुम दूसरों को जलाओ या बुझाओ, मैंने मेरी जिम्मेदारी निपटा दी है, एंजॉय करो। रतनलाल और ब्रिजेश के पिता की मृत्यु के बाद रतनलाल ने जायदाद का सारा हिस्सा अपने नाम कर लिया, जबकि पिता ने दोनों को बराबर का हिस्सा दिया था। रतनलाल और उसका परिवार जोर शोर से दिवाली के आने की खुशियां मनाकर तैयारियों में लगा हुआ था। वहीं ब्रिजेश के घर पर तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे। वृंदा ब्रिजेश को आकर कहती है, टप्पू के पापा, ये देखिए खाली बर्तन है, सारे बर्तन खाली हो गए, घर में अन्न का एक निवाला तक नहीं बचा है, न जाने क्या होगा हमारा। पापा पापा, आप मुझे दिवाली के लिए नए कपड़े और पटाखे दिलाओगे ना? बोलो ना पापा। नहीं टप्पू बेटा, दरअसल इस बार मेरी तनख्वाह लेट मिलेगी और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ का बॉस तो महाकंजूस है, उसने तो किसी को दिवाली का बोनस तक नहीं दिया है। मुझे माफ कर दो टप्पू बेटा, मुझे माफ कर दो वृंदा, मेरे कारण तुम दोनों का त्योहार भी बिगड़ जाएगा, पर मैं और कर भी क्या सकता हूँ। रोनी सूरत बनाकर टप्पू वहाँ से चला जाता है और फिर वृंदा ब्रिजेश को हिम्मत देते हुए कहती है, टप्पू के पापा, आप हिम्मत रखिए, हताश मत होइए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अपने बच्चे को मैं पटाखा भी खरीद कर नहीं दे सकता। छी, लानत है मुझ पर, एक बाप होने पर। ब्रिजेश को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो दिन भर कुछ सोचता रहता है और फिर शाम में उसे सूझता है। मुझे भैया के पास जाना चाहिए, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। ब्रिजेश रतनलाल के पास जाता है और उससे जायदाद का अपना हिस्सा मांगता है। हाँ रतन भैया, सही सुना आपने, मैं आपसे जायदाद का मेरा हिस्सा मांगने आया हूँ, जो आपने हड़प लिया था पापा के जाने के बाद। अरे चल चल, यहाँ तुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं मिलने वाला, पतली गली पकड़ और दफा हो जा यहाँ से। लेकिन भैया, मैंने आपसे अपना हक ही तो मांग रहा हूँ, कोई भीख थोड़ी ना मांग रहा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ भैया, मेरी बीवी बच्चे मायूस और उदास बैठे हैं घर पर, 2 दिन में दिवाली है, मेरे घर पर अब तक अनाज का एक दाना तक नहीं है, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए ना भैया, ऐसा मत कीजिए। तू निकलता है कि नहीं यहाँ से? रुक जा, तेरी तो ऐसी की तैसी। रतनलाल बैम्बू उठाकर ब्रिजेश को मारने लगता है और मार मार कर उसे वहाँ से भगा देता है। उदास होकर ब्रिजेश जंगल के रास्ते से घर को लौट रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके सामने कुछ वजनदार सामान रखा हुआ होता है। इतना सारा वजन, अब मैं ये सब कैसे लेकर जाऊंगा कोठी तक? तभी ब्रिजेश के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इन काका की मदद कर दूं, बदले में थोड़ी बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। फिर ब्रिजेश उस बुढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, काका, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ब्रिजेश उस बुढ़े आदमी का सामान अपने कंधे पर उठाता है और उसे कोठी तक छोड़ देता है, जिसके बाद बुढ़ा आदमी उसे पैसे देने की जगह एक मिठाई का डिब्बा देता है। मिठाई? लेकिन आप तो मुझे पैसे देने वाले थे ना काका? बेटा, तुम्हें पैसा तो क्या, पूरी दुनिया का सुख मिल जाएगा इस मिठाई से। काली पहाड़ी के पीछे की गुफा में 3 जादूगर भी रहते हैं, जिनके पास एक जादुई अलमारी है। तुम उन्हें ये मिठाई दे देना और वो तुम्हें इसके बदले वो जादुई अलमारी दे देंगे। लेकिन ये मिठाई ही क्यों काका? और ऐसी क्या बात है उस जादुई अलमारी में? मैं कुछ समझा नहीं। ये मिठाई हिमालय के पर्वत से लाई हुई है, ये खास और अनोखी है, आसानी से नहीं मिलती। और वो जादुई अलमारी क्या है, उसका जादू तो तुम्हें उससे खोलने के बाद ही पता चलेगा।
ठीक है काका, धन्यवाद। ब्रिजेश बुढ़े आदमी के बताए रास्ते पर चलता है और उस मिठाई को लेकर गुफा तक पहुंचता है और उसमें अंदर जाकर उसे 3 जादूगर भाई भी नजर आते हैं, जिन्हें वो मिठाई देकर उस जादुई अलमारी को अपने घर ले आता है। वृंदा, टप्पू, देखो, ये देखो मैं क्या लाया, एक जादुई अलमारी। कैसी बच्चे जैसी बातें कर रहे हो पापा, ये अलमारी तो एकदम मामूली अलमारी लग रही है। भला ये एक जादुई अलमारी कैसे हो सकती है? अभी पता चल जाएगा टप्पू बेटा। ब्रिजेश उस अलमारी के दरवाजे को खोलता है, तभी उसमें से ढेर सारा पैसा, सोना और चांदी निकलती है और वो लोग जितना उस धन को बाहर निकालते जाते हैं, अलमारी में सोना, चांदी और पैसे की संख्या और भी बढ़ती जाती है। ये तो चमत्कार हो गया टप्पू के पापा। पापा, ये अलमारी तो वाकई में एक जादुई अलमारी है। इस बार की दिवाली अब हम भी धूमधाम से मनाएंगे। ब्रिजेश और उसका परिवार धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। वो लोग एक बड़े बंगले में रहने लगते हैं और एक बड़ी कार भी खरीदते हैं। ब्रिजेश की बदली बदली सी अमीरों वाली जिंदगी को देखकर रतनलाल को हैरानी होती है और वो एक दिन ब्रिजेश के बंगले की खिड़की से बाहर से दूरबीन लगाकर सब देखता है। तभी उसे जादुई अलमारी का राज पता चल जाता है। अच्छा जनाब, तो ये राज है इस फटीचर का करोड़पति बनने का। वही मैं सोचूं, ये कल का 2 कौड़ी का मजदूर रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन अब तो वो जादुई अलमारी मेरी ही होकर रहेगी। जब ब्रिजेश, वृंदा और टप्पू बाहर जाते हैं, तभी उनके बंगले में चुपके से घुसकर रतनलाल उस अलमारी को चुरा कर अपने घर ले आता है। लेकिन जब वो उस अलमारी के दरवाजे को खोलता है, तभी उसमें से सोना, चांदी और पैसा निकलने की जगह जहरीले सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं, जो रतनलाल को बुरी तरह डस लेते हैं। नहीं, मर गया रे। इस तरह मूर्ख और लालची रतनलाल को उसका सबक मिल जाता है और अलमारी वापस से ब्रिजेश के पास चली जाती है और हमेशा उसी के पास रहती है। जादुई अलमारी के जरिए ब्रिजेश एक खुशहाल जीवन गुजारता है और तो और वो गरीबों की भी काफी मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।